हेलो एवरीवन। आज हम लोग ये जो थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा था, इसके अगले लेक्चर को देखेंगे। हमारा आज का लेक्चर मेनली थर्मोडायनामिकल सिस्टम पर बेस्ड, हम लोग आज का लेक्चर जो बेस्ड है वो मेनली थर्मोडायनामिकल प्रोसेस पर बेस्ड है। हम लोग आज के लेक्चर में 3 थर्मोडायनामिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। उसमें से फर्स्ट प्रोसेस जो कि है आइसोथर्मल प्रोसेस, हमारा जो सेकेंड प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस, हमारा जो थर्ड सेकेंड प्रोसेस हमारा आइसोकोरिक, थर्ड प्रोसेस हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस। हम लोग बारी बारी से इन तीनों प्रोसेसेस के डिफिनेशन को स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा मेन फोकस रहेगा उसके कंसेप्ट्स को समझना। उसके बाद का हम लोगों का जो डिस्कशन रहेगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन क्या इससे बन सकते हैं। उसके बाद का जो हमारा डिस्कशन होगा वो ग्राफिकल डिस्कशन होगा, इससे रिलेटेड क्या ग्राफ्स बन सकते हैं और ग्राफिकल क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। हमारा ये जो लेक्चर सीरीज चल रहा है वो लेक्चर सीरीज मेनली यूपी पीजीटी के एस्पायरेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो हमारा है वो प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा थर्मोडायनामिकल प्रोसेस है इन विच, यहाँ लिखा हुआ है, इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मीन्स एक ऐसा थर्मोडायनामिकल प्रोसेस हो रहा है किसी भी थर्मोडायनामिकल सिस्टम में। हम लोग डिस्कस करेंगे इसको कंसेप्ट वाइज इसको डिस्कस करेंगे। यदि ये हमारा एक गैसियस कंटेनर है फिल्ड विथ ए पर्टिकुलर आइडियल गैस, ओके, ये एक गैस से भरा हुआ है। इसमें इस प्रोसेस में जो थर्मोडायनामिकल वेरिएबल होंगे वो होंगे टी, वी एंड पी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। यदि हम इस सिस्टम को इस थर्मोडायनामिकल सिस्टम को एक हीट सप्लाई करते हैं, डीक्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं, तो वो हीट इस गैस के अंदर के मॉलिक्यूल्स के इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकता है, या तो ये जो गैस है वो इस हीट को लेकर के अपने एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर पर वर्क कर सकता है। ये जो हीट है हमारा, ये हीट दो तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। जो पहला यूटिलाइजेशन इस हीट का होगा वो होगा इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, एंड सेकेंड थिंग जो इस हीट का काम होगा वो गैस यूटिलाइज करेगा एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर पर वर्क करने के लिए, जो कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ओके, देखते हैं कि हमारा जो आइसोथर्मल प्रोसेस, इस आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो रहा है। मेनली इस आइसोथर्मल प्रोसेस में ये हो रहा है कि यदि किसी थर्मोडायनामिकल सिस्टम पर हम लोग थर्मोडायनामिकल सिस्टम मेनली कंसिडर करेंगे एक गैसियस कंटेनर को। यदि किसी थर्मोडायनामिकल सिस्टम में जिसमें थर्मोडायनामिकल वेरिएबल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम है मेनली, यदि इस थर्मोडायनामिकल सिस्टम में हम लोग हीट ऐड करते हैं, आफ्टर एडिंग ऑफ हीट इन थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स में से टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। जबकि प्रेशर जो कि एक थर्मोडायनामिकल वेरिएबल है, वॉल्यूम भी थर्मोडायनामिकल वेरिएबल है, ये चेंज हो रहे हैं। बट टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स द सेम, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहे हैं। तब इस तरीके के प्रोसेस को, ये जो सिस्टम है हमारा, ये जो गैसियस सिस्टम है,
ये गैसियस सिस्टम किस प्रोसेस के थ्रू होकर के गुजर रहा है। वो प्रोसेस ये है कि विथ द सप्लाईमेंट ऑफ हीट या किसी भी तरीके से कोई प्रोसेस हो रहा है, किसी भी तरीके से कुछ चेंजेस हो रहे हैं इस सिस्टम पर, यदि इस सिस्टम पर कोई चेंज हो रहे हैं और इस चेंज के ड्यूरेशन में यदि हमारा एक थर्मोडायनामिकल वेरिएबल जो कि टेम्परेचर है वो यदि कांस्टेंट रहे, तो उस तरीके के थर्मोडायनामिकल प्रोसेस को हम लोग कौन सा प्रोसेस कहते हैं? हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। आइसोथर्मल को यदि हम लोग ब्रेक करें तो इसका मतलब होता है आइसो मीन्स सेम एंड थर्मल मीन्स टेम्परेचर। इट मीन्स आइसोथर्मल, आइसो प्लस थर्मल मीन्स हम लोगों का क्या सेम होने वाला है? हम लोगों का टेम्परेचर पूरे सिस्टम का कांस्टेंट रहने वाला है, सेम रहने वाला है। इस तरीके के थर्मोडायनामिकल जो प्रोसेस है, इस थर्मोडायनामिकल प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। अब देखा जाए कि आइसोथर्मल प्रोसेस ये तो हो गया हम लोगों का डिफिनेशन। हम लोग इस चीज का डिफिनेशन बनाएं कि आइसोथर्मल प्रोसेस आखिर होता क्या है। अब हम लोग बारी बारी से इसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोगों ने ये डिफिनेशन पढ़ लिया, हम लोगों का जो अगला टारगेट है वो प्रॉपर्टी को स्टडी करना है। बच्चों, जब भी हम लोग थर्मोडायनामिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं और उसमें यदि हम लोगों का यदि टारगेट आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, हम लोगों का मेन टारगेट आइसोथर्मल प्रोसेस को पढ़ना है, यदि हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमेशा आइसोथर्मल प्रोसेस स्लोली अकर होता है। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको याद रखना चाहिए। किसी भी कंपटीशन में ये 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन दे सकता है किसी भी एग्जामिनेशन में कि इनमें से कौन सा प्रोसेस स्लोली अकर होता है। तो ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जामिनेशन में हॉल में बिल्कुल हम लोगों को रिमेंबर रहना चाहिए कि एक्चुअली कौन सा थर्मोडायनामिकल प्रोसेस स्लो अकर होता है। वो थर्मोडायनामिकल प्रोसेस कौन सा है? वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस किस तरीके से अकर होता है बच्चों? आइसोथर्मल प्रोसेस स्लोली अकर होता है। तो ये पॉइंट हम लोगों का जो थर्मोडायनामिकल प्रोसेस चल रहे हैं उसमें जो आइसोथर्मल प्रोसेस चल रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस ये है कि उसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द सेम। उसमें जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये प्रोसेस हमेशा स्लो होता है, ये फास्ट नहीं होता है। हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में ये डिस्कस किया था जो कि एडियाबैटिक प्रोसेस का हमारा डिस्कशन था। वो जो प्रोसेस है वो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है, वो प्रोसेस वेरी सडन होता है। उसमें जो चेंजेज होते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम का या फिर किसी भी तरीके का इंटरनल एनर्जी चेंज, वो प्रोसेस सडन अकर होते हैं। तो वो जो सडन चेंजेस होते हैं वो किस थर्मोडायनामिकल प्रोसेस पर होते हैं? वो आइडियाबैटिक प्रोसेस पर होते हैं। बट हम लोगों का जो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है वो प्रोसेस हमेशा स्लो अकर होता है। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो स्लोली चेंज होता है। यदि हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं और उसको हम लोग यदि इंटरनल एनर्जी के साथ बैलेंस कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच बैलेंस बहुत स्लो अकर होगा। जैसे हम लोग ये नहीं ऐड कर सकते हैं इसमें कि हीट एब्रप्टली ऐड कर दें कि इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा हाई चला गया, तब तो वो प्रोसेस आइसोथर्मल रहेगा ही नहीं क्योंकि इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा हाई चला गया। इसीलिए हम लोग इस तरीके से कुछ करते हैं, इस तरीके से कुछ हीट का एडिशन करते हैं कि वो जो प्रोसेस होगा वो बहुत ही स्लो होगा। तो हम लोगों का जो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस ये स्लोली अकरिंग प्रोसेस है। ये प्रोसेस स्लो होता है। हम लोगों का अगला जो पॉइंट है इस डिस्कशन में, यदि हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला पर आते हैं तो हम लोगों का जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू nRT। यदि इस आइडियल गैस इक्वेशन दिस इज एन, इस पॉइंट का डिस्कस करते हैं। ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है। इस आइडियल गैस इक्वेशन में यदि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, यदि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट होता है
तो देखो, तो देखा जाए, देखिए nRT, if T is constant then the product nRT is constant। अब यदि ये कांस्टेंट आ गया तो इट मींस PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तब ये PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसमें यदि हम लोगों का जो थर्मोडायनामिकल प्रोसेस है, यदि वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का क्या आता है रिजल्ट, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हम लोगों का बेसिक इक्वेशन बन जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। हम लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब यदि कोई मैथमेटिक्स इस तरीके से लिखा हुआ है P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो किसी भी स्टेट पर हो, चाहे वो किसी भी थर्मोडायनामिकल स्टेट पर हो। थर्मोडायनामिकल स्टेट कहने का मतलब वो इस स्टेट पर भी रह सकता है, वो स्टेट 1 पर भी रह सकता है, वो स्टेट 2 पर भी रह सकता है। वो बहुत सारे थर्मोडायनामिकल स्टेट होते हैं। थर्मोडायनामिकल स्टेट कहने का मतलब 1 2 3, 1 से कहने का मतलब P1 V1 T1, 2 कहने का मतलब P2 V2 T2, 3 कहने का मतलब P3 V3 T3। ये सारे के सारे थर्मोडायनामिकल स्टेट्स हैं। इन सारे के सारे थर्मोडायनामिकल स्टेट्स में हमेशा प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इट मींस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यदि हम लोग दो स्टेट्स की चर्चा करें 1 एंड 2, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि P1 इंटू V1, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो P2 इंटू V2 होगा। ये हमारा अगला पॉइंट था। ठीक है, हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या लिखेंगे, P1 V1, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब हम लोग इस डिस्कशन में, हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो हम लोग किस चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में, किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन बाय द गैस होता है, वर्क डन बाय द गैस होता है। हम लोग यहाँ पर नोटिस करने वाला पॉइंट ये रहना चाहिए कि हम लोगों का जो ये वर्क डन वो बाय द गैस है, नॉट वर्क डन ऑन द गैस। ऑन द गैस जब होता है तब सिस्टम पर वर्क होता है। वो वर्क एक्चुअली क्या काउंट होता है हम लोगों के फिजिक्स में, वो वर्क नेगेटिव काउंट होता है, क्योंकि सिस्टम पर वर्क हो रहा है। कौन कर रहा है, एटमॉस्फेयर कर रहा है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर सिस्टम पर वर्क कर रहा है। तो वो वर्क कौन सा होगा, वो वर्क हम लोग लेंगे नेगेटिव वर्क की तरह लेते हैं। लेकिन यहाँ हम लोगों का जो कैलकुलेशन है वो ये मान करके हो रहा है कि हमारा जो ये प्रोसेस है, वो प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस में एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ द गैस एक्सपेंड हो रहा है। सो ये कौन सा प्रोसेस होगा, ये किस तरीके का वर्क डन होगा, इसमें वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो हम लोग अपने बेसिक्स से ये जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ ओवर PdV होता है। हम लोग ये जानते हैं कि वर्क डन इंटीग्रेशन ओवर PdV होता है। अब P का वैल्यू फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू nRT से हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, nRT बाई V, और ये dV इंटीग्रेशन ओवर dV बाई V का जो इंटीग्रेशन है वो है L log V। एक एक स्टेप को देखिए, एक एक स्टेप को, एक एक स्टेप के एक एक मैथमेटिकल स्टेप को हम लोग देख रहे हैं। वो क्या है, nRT log, ये जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो मेनली बेस E पर होता है, ln आता है इसको इंटीग्रेट करने पर। आफ्टर दैट nRT log E V फाइनल बाय V इनिशियल। आप लोग ये सारे जो मैथमेटिकल स्टेप है वो वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपका नोट्स बनता रहे। नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपका नोट्स बनता रहे। और ये जो फॉर्मूला आता है हम लोगों का, ये लॉग बेस ई वॉल्यूम फाइनल बाय वॉल्यूम इनिशियल आता है, ये बेस ई रहता है। यदि इसको हम लोगों को बेस 10 में चेंज करना है तो हम लोग 3.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सारे इक्वेशंस को, तो ये सारा का सारा इक्वेशन बेस 10 में चला जाता है। ओके, सो हमारा इक्वेशन बदल करके क्या आया, हमारा जो इक्वेशन आया वो आया कि वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन बाय द गैस, दिस इज वर्क डन बाय द गैस, नॉट ऑन द गैस, वर्क डन बाय द गैस
इज इक्वल टू 2.303 nRT log V final by V initial। इसको याद रख लेने वाला फॉर्मूला, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। हम लोगों का जो अगला लेक्चर होगा, इसके बाद वाला लेक्चर जो अपलोड होगा, वो लेक्चर मेनली बेस्ड होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के न्यूमेरिकल पर। इन सारे कंसेप्ट को जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, उन सारे कंसेप्ट को कैसे अप्लाई किया जाए जो हमारे एग्जामिनेशन में आएंगे, उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट हम लोगों का जो आज का इंटेंशन है, वो इंटेंशन ये है कि हम लोगों का जो मेन एम है, वो एम है कि हम लोग कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं। किस पर? डिफरेंट, नॉट ओनली आइसोथर्मल प्रोसेस हो, या फिर वो आइसोबैरिक हो, या फिर वो आइसोकोरिक हो, इन सारे थर्मोडायनामिकल प्रोसेस पर कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं। ओके, सो हम लोगों का जो डिस्कशन चला था, वर्क डन बाय द गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, वो कितना होता है? 2.303 nRT log V final by V initial। ये बेस हमारा 10 है, ये याद रखने वाली चीज है। एंड ये फॉर्मूले को भी रिमेंबर रखना है, बिकॉज इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस P initial V initial is equal to P final V final। ये हमारा PV is equal to constant से ये इक्वेशन आया, इसीलिए हम लोग इस चीज को भी अप्लाई कर सकते हैं कि V final by V initial is equal to P initial by P final। तो इस तरीके से हम लोगों का नेक्स्ट जो वर्क डन हुआ इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, उसका फॉर्मूला क्या निकल करके आया? उसका फॉर्मूला ये निकल करके आया। हम लोगों का डिस्कशन अब आगे बढ़ेगा। अब इस आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाय द गैस, उसका डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। यदि हम लोग थोड़ा सा अपना डिस्कशन और आगे बढ़ाएं, तो हम लोग पीवी डायग्राम की तरफ चलते हैं। किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में जो पीवी डायग्राम होता है, मींस डायग्राम बिटवीन पी एंड वी। जो हमारा वाई एक्सिस है उसमें प्रेशर रहेगा, और जो हमारा एक्स एक्सिस है उसमें वॉल्यूम रहेगा। तो इस इक्वेशन को, जो आइसोथर्मल हमारा प्रोसेस है, उस आइसोथर्मल प्रोसेस के जो मैथमेटिकल रिलेशन है, वो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यदि हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग एक प्लॉट के द्वारा दिखाएं कि ये इसका प्लॉट क्या होगा एक पीवी कर्व में, तो इसका प्लॉट एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इसका प्लॉट एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो इस इक्वेशन का जो नेचर होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। अब हम लोगों ने अभी ऊपर देखा कि टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। किसमें? आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सो ये जो पूरा का पूरा प्लॉट है हमारा, ये किस पर बेस्ड है? ये टेम्परेचर कांस्टेंट पर बेस्ड है। ठीक है, अब ये किसी भी पीवी कर्व में, या फिर कोई भी जब पीवी कर्व हम लोग प्लॉट करते हैं, तो ये याद रखने वाली चीज होती है कि एरिया अंडर पीवी कर्व से हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोगों को मिलता है वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन बाय द गैस। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोग अपने कॉपी पर नोट करते चलिए। ये सारे एक एक पॉइंट्स का एक एक एप्लीकेशंस हैं, कुछ एप्लीकेशंस है जो हम लोग नेक्स्ट अपने फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो एरिया अंडर पीवी कर्व जो होता है वो क्या होता है? वो वर्क डन बाय द गैस होता है। ठीक है, सो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर पी डीवी। ये जो हमारा शेडेड एरिया होगा, वो कौन सा एरिया? ये जो हमारा एरिया होगा, ये एरिया क्या देगा? ये एरिया, इस एरिया से हमारा क्या आउटपुट मिलेगा? ये वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस मिलेगा। चलिए, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोगों का डिस्कशन थोड़ा और एक पॉइंट की तरफ, इस पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इस पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब जो हमारा अगला डिस्कशन है वो इस पर बेस्ड होगा कि हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं स्लोप इन केस ऑफ आइडियाबैटिक प्रोसेस। नॉट आइडियाबैटिक प्रोसेस, सॉरी, आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में हम लोगों का जो प्लॉट है, उस प्लॉट से हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं कि उस स्लोप पर के किसी पॉइंट पर ये जो स्लोप आएगा, इस स्लोप का वैल्यू क्या होगा किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर। चलिए हम लोग ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। वी हैव पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट,
differentiating both sides, p dv is equal to v dp is equal to 0 because differentiation of constant is 0. Now p dv is equal to minus v dp, so dp by dv is equal to minus p by v, and in any xy curve the slope is defined as dy by dx. So here dp by dv is the what? dp by dv is the slope at any point in that curve. इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे यदि हम लोग एक टेंजेंट खींचते हैं तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, वो माइनस पी बाई वी होगा। यदि ये पॉइंट 1 है तो इसका स्लोप कितना होगा, देख लीजिए। इसका हम लोग एप्लीकेशन अभी नहीं कर रहे हैं, ये थियोरेटिकल पार्ट चल रहा है। माइनस पी वन बाई वी वन एंड पॉइंट 2 पर, इस पर पॉइंट जो 2 होगा वो होगा माइनस पी टू बाई वी टू। ओके, इस स्लोप का डिस्कशन हो गया। अब हमारा अगला जो डिस्कशन है, अगला जो पॉइंट है, इस स्लोप ऑफ द पीवी कर्व एट एनी पॉइंट। ओके, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हमारा सी होता है दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो कितना होगा। तो हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में ये फॉर्मूले के बारे में पढ़ चुका है, सुन चुका है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज डिफाइंड बाय 1 by n dq by dt. Now in an isothermal process temperature is constant. If temperature is constant then change in temperature is equal to 0. If change of temperature is equal to 0 तो डिनोमिनेटर में हम लोग 0 पुट करेंगे, then it comes out to be infinity. So in case of isothermal process molar specific heat capacity of the system is infinity. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में एक एमसीक्यू इससे आ चुके हैं, इस पॉइंट से एक एमसीक्यू आ चुके हैं। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यदि हम लोगों का क्वेश्चन ये पूछा जाए, इससे इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं इस डिस्कशन से कि यदि प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच का कर्व दिया हो, दो कर्व दिया हो अलग अलग टेम्परेचर पर, वन टेम्परेचर इज T1 एंड अनदर टेम्परेचर इज T2, देन हाउ कैन यू, तब आप ये कैसे कह सकेंगे कि कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है, कौन सा टेम्परेचर कम है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग इस चीज़ का अनुसरण कर सकते हैं कि ये जो हमारा प्लॉट है, ये एरिया अंडर जो कर्व है, वो एरिया अंडर कर्व जो कर्व, जिस कर्व से एरिया अंडर कर्व हम लोगों को ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा एरिया मिल रहा है, दैट कर्व विल हैव हाई टेम्परेचर, उस कर्व का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जिसका एरिया कम है उसका जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा। ओके, सो इस तरीके से हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2 बिकॉज एरिया कवर्ड बाय द पीवी डायग्राम। ध्यान रखने वाली बात यह है यहाँ पर कि ये पीवी डायग्राम का एरिया अंडर कर्व है, ये किसी और एरिया अंडर कर्व, ये यदि कोई और कर्व हो, सपोज दैट ये कर्व हमारा V एंड T के बीच का हो, या फिर ये जो हमारा कर्व होगा वो P और T के बीच का होगा किसी भी तरीके से, तो ये जो एरिया हो, ये एरिया कवर कर रहा है कोई भी पीटी डायग्राम या फिर वीटी डायग्राम, तो एरिया अंडर ये कर्व हम लोगों का वर्क डन बाय द गैस नहीं देगा। कौन सा एरिया कवर्ड वर्क डन देगा, जो कि पीवी डायग्राम से प्लॉटेड हो। ठीक है, अब हम लोग अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हुए इसमें ये डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस तरीके से होल्ड होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आइसोथर्मल प्रोसेस में होल्ड होता है TQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इस प्रोसेस में यदि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी का वैल्यू 0 है, हम लोग कैसे जाने कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी का वैल्यू 0 है, बिकॉज हम लोग जान रहे हैं कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू NCV del T. Now if del T is 0 because it is isothermal process, so temperature is constant. यदि temperature constant, so change of temperature is equal to 0, so du is equal to 0.
नाउ इफ du इज इक्वल टू 0, सो dq इज इक्वल टू dw, मीन्स हमारा जो थर्मोडायनामिकल प्रोसेस है उस थर्मोडायनामिकल सिस्टम में, ये जो थर्मोडायनामिकल सिस्टम जब भी हम मैं बात करूं तो थर्मोडायनामिकल सिस्टम कहने का मतलब एक गैस फिल्ड कंटेनर, इसमें जो dq दे रहे हैं, इसमें जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो पूरा कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो उस हीट को ले करके ये गैस वर्क कर रहा है, ये गैस वर्क कर रहा है, ये गैस ये इस अमाउंट ऑफ हीट का यूज ये जो अपना गैस है उस वो गैस अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में इस हीट का यूज नहीं कर रहा है। वो चेंज ऑफ वो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कितना है, वो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, लेकिन ये जो हीट सप्लाई हो रहा है वो हीट सप्लाइड टोटली कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, वर्क डन बाय द गैस में कन्वर्ट हो रहा है टोटली। किस प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस है वो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, हमारा डिस्कशन आगे की ओर जाएगा। सो all heat supplied is converted to work done by the gas in case of isothermal process। ये है हमारे सारे पॉइंट्स जो हमारा आ सकता है क्वेश्चन में एग्जाम्स में, एंड ये मैक्सिमम पॉइंट थे, इससे ज़्यादा पॉइंट्स लगभग ना के बराबर बनेंगे किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के डिस्कशन में। सो ये बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे जो कि किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी फिजिक्स के स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी आइसोथर्मल प्रोसेस से रिलेटेड। आप लोग ये सारे वीडियो को फिर से रिपीट करके कई बार देख सकते हैं ताकि इन सारे पॉइंट्स को रिमेंबर कर सकें और अपने कॉपी पर नोट करके इसको रिवाइज करके हर एक पॉइंट्स को याद कर सकते हैं। हमारा डिस्कशन आगे की ओर जाएगा। तो हमारा अगला टॉपिक है आइसोबैरिक प्रोसेस। अब जिस तरीके से हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस था उसमें टेम्परेचर का वैल्यू कांस्टेंट था, अब ये एक ऐसा थर्मोडायनामिकल प्रोसेस है जिस थर्मोडायनामिकल प्रोसेस में प्रेशर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ द गैस कांस्टेंट हो जाता है। तो उस थर्मोडायनामिकल प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस थर्मोडायनामिकल प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, उस थर्मोडायनामिकल प्रोसेस को हम लोग कौन सा प्रोसेस कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही बन जाता है कि प्रेशर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो आइडियल गैस है, यदि हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। अब PV इज इक्वल टू nRT हो रहा है, उसमें यदि P हमारा कांस्टेंट है देन यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग देखेंगे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मीन्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। कब, जब ये जो हमारा थर्मोडायनामिकल प्रोसेस हो वो आइसोबैरिक प्रोसेस हो। तो आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा थर्मोडायनामिकल प्रोसेस है जिस थर्मोडायनामिकल प्रोसेस में प्रेशर ऑफ द गैस कांस्टेंट होता है, प्रेशर ऑफ द गैस कांस्टेंट होता है। एक ऐसा थर्मोडायनामिकल सिस्टम है, ये सपोज करें कि ये सपोज थर्मोडायनामिकल सिस्टम है, फील्ड एक गैसियस कंटेनर है जो फील्ड है, इसमें थर्मोडायनामिकल वेरिएबल है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो आइसोबैरिक प्रोसेस यदि हम लोग इस पे हीट सप्लाई करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं इस थर्मोडायनामिकल सिस्टम में, देन ये ऑल थ्री थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स में से टेम्परेचर चेंज करेगा, वॉल्यूम चेंज करेगा, बट प्रेशर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। सो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं चलिए देखते हैं। इसमें पॉइंट बनेंगे इफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो हम लोग अपने मैथमेटिकल आइडिया से ये लिख सकते हैं कि V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2। ठीक है, किसी दो थर्मोडायनेमिकल स्टेट में हमारा डिस्कशन क्या हो जाएगा, V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2। ओके, ठीक है। तो हमारा अगला जो डिस्कशन होगा वो ग्राफिकल होगा। यदि इसके पीवी डायग्राम को हम लोग समझें तो हम लोगों का इक्वेशन क्या हो जा रहा है इस प्रोसेस में, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। यदि प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो हमारा जो कर्व होगा वो हमारा प्रेशर पर एक पार्टिकुलर प्रेशर होगा जो कि वॉल्यूम एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज प्रेशर इज सपोज टू बी कांस्टेंट विद द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम और टेम्परेचर।
So PV curve is something like this in case of isobaric process. अब यदि हम लोग डिस्कस करें कि इसका VT कर्व किस तरीके से होगा, तो VT कर्व इसका होगा, सिंस V is directly proportional to T, then it represents a straight line. अब यदि ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है तो हमारा ये एक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन ऑफ द कर्व। ठीक है, ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ग्राफिकल डिस्कशन हो गया। अब देखते हैं वर्क डन बाय द गैस क्या होगा। ये जो वर्क डन बाय द गैस होगा वो क्या होता है, किसी भी कोई भी वर्क डन बाय द गैस, वो वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ओवर पीडीवी। नाउ प्रेशर का जो वैल्यू है वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर इसीलिए आ जाएगा क्योंकि प्रेशर इज गिवन कांस्टेंट। प्रेशर इज गिवन कांस्टेंट किस केस में, आइसोबैरिक प्रोसेस में। सो इंटीग्रेशन ओवर डीवी, दो पॉइंट्स की बात करें तो V2 माइनस V1, सो पीडीवी। आइडियल गैस इक्वेशन हमारा क्या कहता है, PV इज इक्वल टू nRT। यदि दोनों साइड्स इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर दें तो सिंस P इज कांस्टेंट, डेल V इज इक्वल टू nR डेल T। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को याद रखना है किस प्रोसेस में, जब हमारा प्रोसेस आइसोबैरिक हो तो ये इक्वेशन, ये मैथमेटिकल इक्वेशन हमारा याद रहना चाहिए। सेकेंड थिंग, जो वर्क डन बाय द गैस है वो कितना है, P डेल V है, वेयर P इज ए कांस्टेंट। ठीक है, हमारा जो डिस्कशन है वो आगे की तरफ जाएगा और हमारे डिस्कशन में ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स शामिल होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यदि हम लोग आइसोबैरिक केस में अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस तरीके से बन करके आता है। ये dq इज इक्वल टू du प्लस dw, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नाउ इफ वी नो दैट du का फॉर्मूला क्या होता है, ncv डेल टी, एंड dw का फॉर्मूला क्या होता है, dw का फॉर्मूला होता है nr डेल टी। हम लोग कहाँ से जाने, यहाँ से जाने। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन करके आएगा हीट सप्लाइड का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो है वो हीट सप्लाइड का है। ये फॉर्मूला बन करके आया। नाउ हमारा डिस्कशन आगे की तरफ जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस की तरफ। व्हाट इज एक्चुअली आइसोकोरिक प्रोसेस, हम लोगों ने अपना दो डिस्कशन खत्म कर चुका है जो कि था आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड सेकंड जो डिस्कशन था वो था आइसोथर्मल प्रोसेस एंड आइसोबैरिक प्रोसेस। नाउ हमारा जो अगला डिस्कशन है वो किस चीज पर बेस्ड है, वो डिस्कशन बेस्ड है आइसोकोरिक प्रोसेस पर। आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा थर्मोडायनामिकल प्रोसेस है जिस थर्मोडायनामिकल प्रोसेस में विद द चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। देन ऐसे प्रोसेस को, ऐसे थर्मोडायनामिकल प्रोसेस को हम लोग कौन सा प्रोसेस कहते हैं, ऐसे थर्मोडायनामिकल प्रोसेस को हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। मीन्स वैसा थर्मोडायनामिकल प्रोसेस जिसमें विद द चेंज ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस, विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द गैस, गैस मीन्स gaseous system, with the change of pressure of the thermodynamical system, with the change of temperature of the thermodynamical system, the volume of the system remains the constant। means ये जो गैस है उस वॉल्यूम का ना ही एक्सपेंशन हो रहा है ना ही इस वॉल्यूम का कंप्रेशन हो रहा है। तो ऐसे थर्मोडायनामिकल प्रोसेस को हम लोग कौन सा प्रोसेस कहेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे। अब आइडियल गैस इक्वेशन हमारा कहता है PV इज इक्वल टू nRT, एंड इस इक्वेशन में यदि हम लोग ये पुट कर दें कि V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देन इट कम्स आउट टू बी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। If P is directly proportional to temperature, what does it mean? It means that the curve of pressure and temperature comes out to be a straight line passing through origin। ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का कर्व। ये पॉइंट डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन होगा वो पीवी डायग्राम पर होगा। ये जो हमारा पीवी डायग्राम है, ये पीवी डायग्राम किस तरीके से होगा, हम लोग जानते हैं कि विद द चेंज ऑफ प्रेशर ऑफ द थर्मोडायनामिकल सिस्टम, विद द इंक्रीज, यहाँ इंक्रीज कर रहा है या फिर ये डिक्रीज करे, तो विद द इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट ऑफ द प्रेशर और टेम्परेचर वॉल्यूम इज फिक्स्ड। सो जो वॉल्यूम एक्सिस ये होगा ये फिक्स्ड होगा। सो ये जो कर्व होगा वो प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होगा एंड वॉल्यूम एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का डायग्राम ड्रॉ किया। अब वर्क डन, हम लोगों का डिस्कशन वर्क डन है। वर्क डन बाय द गैस क्या होता है, वर्क डन बाय द गैस इंटीग्रेशन ओवर पीडीवी, ये हम लोगों का बेसिक्स है। नाउ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस इज जीरो। सो बिकॉज V इज कांस्टेंट, हम लोग जान रहे हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है,
इफ वॉल्यूम कांस्टेंट तो चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, चेंज ऑफ वॉल्यूम का वैल्यू 0 होगा। अब चेंज ऑफ वॉल्यूम का वैल्यू यदि 0 है तो हमारा वर्क डन बाय द गैस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय गैस इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ कौन सा प्रोसेस, दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में वर्क डन बाय द गैस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, हमारा जो डिस्कशन है वो अब इसी फॉर्मूले को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अप्लाई करेंगे। यदि अगला जो डिस्कशन का अगला पॉइंट जिस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। नाउ इफ dw इज 0, सिंस हियर वर्क डन बाय द गैस इज 0, सिंस वॉल्यूम इज चेंज ऑफ वॉल्यूम इज 0, सो वर्क डन बाय द गैस इज 0। क्योंकि वॉल्यूम 0 है, ना तो गैस का एक्सपेंशन हो रहा है ना ही गैस का कंप्रेशन हो रहा है, सो वर्क डन बाय द गैस 0 है। वर्क डन बाय द गैस यदि 0 है तो इस इक्वेशन में dq इज इक्वल टू du प्लस dw में हमारा जितना भी इस गैस को, इस गैसियस कंटेनर को जितना भी हीट सप्लाई कर रहे हैं, वो सारा का सारा हीट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो सारा का सारा हीट जो हमारा है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, वो इंटरनल एनर्जी के चेंज में। ये सारा का सारा हीट सप्लाई हो रहा है इस गैसियस मॉलिक्यूल्स के, इन गैसियस मॉलिक्यूल्स के इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। ठीक है, सो dq इज इक्वल टू dw, और dw का फॉर्मूला हम लोगों को क्या होता है, ncv del t, where cv is specific heat capacity at constant volume। ठीक है, तो इस तरीके से आज का डिस्कशन हमारा समाप्त हुआ। जो आज का डिस्कशन था वो मेनली हम लोगों का डिस्कशन था, इन पॉइंट्स पर चर्चा हुई। हम लोग यदि एक समरी की बात करें तो किसी भी थर्मोडायनामिकल प्रोसेस हम लोगों ने मेनली 3 थर्मोडायनामिकल प्रोसेस के बारे में डील किया। उसमें से हम लोगों ने डिस्कस किया वो थर्मोडायनामिकल प्रोसेस का डिफिनेशन क्या है, उस डिफिनेशन के पॉइंट को देखा। एक पॉइंट हम लोगों का रहा वर्क डन बाय द गैस इन ईच ऑफ द 3 प्रोसेसेस। हम लोगों का थर्ड डिस्कशन जो रहा वो ये रहा कि हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ईच प्रोसेस में किस तरीके से होता है। हम लोगों का डिस्कशन का अगला पॉइंट रहा ग्राफिकल डिस्कशन। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने इन सारे पॉइंट्स को, या फिर 1-2 पॉइंट्स और रह गए होंगे, इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों का जो ये लेक्चर रहा वो आज का डिस्कशन ये रहा कि मेनली 3 थर्मोडायनामिकल प्रोसेस पर बेस्ड था, जो कि आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है एंड आइसोबैरिक है। इन प्रोसेसेस के इन सारे पॉइंट्स पर हमारा आज का डिस्कशन बेस्ड था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोगों का मेन टारगेट ये होगा कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एंड इससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्या हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। मीन्स हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो इस चीज़ पर बेस्ड होगा, इस लेक्चर के एप्लीकेशन पार्ट पर बेस्ड होगा कि इससे किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। थैंक यू, प्लीज़ like, share and subscribe our channel. Thank you.